हेलो, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड्स। अब तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा जो आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये रहा। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। किंगडम प्रोटिस्टा के हमने क्राइसोफाइट्स कर लिए हैं। ये रहा आपका किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स डन, डाइनोफ्लैजलेट्स डन, यूग्लिनोइड्स डन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो रहने वाला है स्लाइम मोल्ड को लेकर। तो हमने इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में ऑलरेडी जो इसके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है और यूग्लिना के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है प्लांट एंड एनिमल। क्यों है, इसका पूरा डिस्कशन ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोस देख सकते हैं, आपको स्लाइम मोल्ड में उसके लिंक मिल जाएंगे। नाउ स्लाइम मोल्ड, इससे रिलेटेड हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़, आप स्लाइम मोल्ड को अगर आप देखें तो आप इनको रिलेट करें फंजाई के साथ। ठीक है, कि इनके फीचर्स आपको बहुत कुछ फंजाई जैसे मिलेंगे। तो इनका अगर हम हैबिटेट की बात करें, सो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। मिल गया आपको फंजाई जैसा फीचर। फंगस के जो मोड ऑफ उनका न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, देखिए सैप्रोफिटिक का मतलब होता है विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ टाइप के प्रोटिस्ट जिनका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स विच आर वेरी मच सिमिलर टू फंगस। इनकी फीचर्स आपको फंगस जैसे देखने को मिलेंगे, है ना। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको फंगस जैसे, वो देखिए। नाउ सी, फंगस जैसे। अब यहाँ पर इनकी अगर हम हैबिटेट की बात करें, इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इनका हैबिटेट कैसा रहने वाला है, ये डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। ठीक है, तो ये होंगे कैसे, ये होते हैं सैप्रोफिटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, सैप्रोफिटिक यानी कि डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो सड़ी गली चीजें होती है उनके ऊपर ये ग्रो करेंगे। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, तो यही इनका हैबिटेट हो गया। कहाँ मिलेंगे, जो भी चीजें सड़ गल रही हैं वहां पर ये मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। अगर हम इनके सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होता, और इसी की वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है वो बड़ा ही लूज स्लिपरी सा होगा, स्लाइम जैसा होता है। बच्चों को देखा है कभी स्लाइम से खेलते हुए, तो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो स्लाइम लाइक होती है। वो कैसे दिखेगी, स्लाइम के जैसी लूज दिखेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनको अगर आप देखें तो ये जनरली क्या होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। एक न्यूक्लियस इनके सेल में होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब ये यूनिन्यूक्लिएटेड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नाउ एक्चुअली होता क्या है कि होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस। वन न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, यूनी का मतलब होता है वन, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, यानी कि वन न्यूक्लियस इन वन सेल। अब होता क्या है कि दे रिमेन टुगेदर, ये हमेशा एक सेल वॉल है नहीं और लूज स्लाइम जैसे हैं, है ना, बिल्कुल पिलपिले से, और ये एक साथ मिलकर रहते हैं। मतलब ये अगर एक स्लाइम मोल्ड हो गया तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ, है ना, ये एक साथ इकट्ठा मिलकर रहते हैं। एंड ऑल ऑफ देम सिक्रीट, ये सब मिलकर क्या करेंगे, सिक्रीट करते हैं अपने किनारे किनारे म्यूसिलेजिनस, दे सिक्रीट म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो ये अपने किनारे किनारे क्या सिक्रीट करके रखेंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ, या आप कह लें कवरिंग, म्यूसिलेजिनस शीथ या कवरिंग। म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है, कभी अगर आपने भिंडी को काटा हो तो आपने देखा होगा कि कुछ चिपचिपा सा लगता है ना, उस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस। तो ये करते क्या है स्लाइम मोल्ड की, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं।
सेल वॉल तो इनके पास होता नहीं है, और ये एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। और जहाँ ये रहेंगे वहाँ अपने किनारे किनारे क्या कर लेंगे कि अपने कॉलोनी के किनारे म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग बना लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो पाए, क्योंकि इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है, ठीक है। ये कोई थोड़ी ठंडी जगह पर जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, थोड़ी ठंडी जगह हो, मॉइस्चर हो, नमी हो, हल्की गर्मी सी हो, वहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अपने किनारे ये म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो पाए, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस म्यूसिलेजिनस शीट इट लुक्स लाइक अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। अब इस स्लाइड में आपको मैं समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी। तो अब ये है क्या, ये होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। ये होते हैं क्या, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक सेल में कितने न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस। सेल वॉल इनके पास होता नहीं है, और ये करते क्या है, दे रिमेन टुगेदर। ये एक साथ मिलकर रहते हैं, दे रिमेन टुगेदर, एक साथ मिलकर रहते हैं। अब ये एक स्लाइम मोल्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, फिफ्थ। सेल वॉल तो है नहीं, कोई रिजिड स्ट्रक्चर तो है नहीं, मिलकर ये है एक साथ। अच्छा, उसके साथ ये फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, और ये क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम सिक्रीट अ सिक्रीशन, ऑल ऑफ देम secretes mucilaginous कवरिंग या म्यूसिलेजिनस शीट। शीट की बोलते हैं कवरिंग, म्यूसिलेजिनस शीट। तो अपने किनारे किनारे क्या करेंगे, ये म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो पाए, ठीक है, सूखे नहीं। तो ये म्यूसिलेजिनस चिपचिपे से शीट की कवरिंग ये बना लेते हैं, ठीक है। और इस म्यूसिलेजिनस शीट के कारण ये एक साथ हैं यहाँ पर, इसकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस म्यूसिलेजिनस शीट इट लुक्स लाइक अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। इट लुक्स, ऐसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ प्रोटोप्लाज्मिक मास। याद रखेंगे ये टर्म को। और ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम। अब कोई कहे कि क्या प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है नहीं, लगते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैन है ना, आपके पास एक पैन है, बड़ी सी पैन है, और आपने सबने ऑमलेट जरूर बनाया होगा, बनाया नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर होगा। अगर आप ये ऑमलेट, अगर कच्चे अंडे को अगर आप फोड़ कर डायरेक्टली आप इसमें बिना फेंटे ही डाल दें, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये, मान लीजिए उस एग का ये एल्ब्यूमिन है ना, वाइट पोर्शन है, ठीक है, ये वाइट पोर्शन है। तो जितने भी अंडे हमने फोड़े हैं उनको सिर्फ हम अंडे को फोड़ फोड़ कर हम इसमें रखते जाएं, ठीक। तो सबके आप देखेंगे कि न्यूक्लियस जो येलो वाला पोर्शन है वो आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, जो एग यॉक है वो आपको दिखेगा। लेकिन इसके बीच में आपको एक अंडे और दूसरे अंडे के बीच में बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्री नहीं नजर आएगी, आपको ये मिक्सअप दिखेंगे, है ना। तो इसमें आप काउंट करके बिल्कुल आराम से आप बता सकते हैं ना कि मैंने कितने अंडे यहाँ पर फोड़े हैं, है ना। आप आराम से बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग मैंने यहाँ पर फोड़ रखे हैं, काउंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आपस में ये मिले हुए हैं। ठीक इसी स्ट्रक्चर को आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मास, और ऐसे ही स्टेज को आप कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो आई थिंक अब आपसे प्लाज्मोडियम या प्रोटोप्लाज्मिक मास पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब मान लीजिए यहाँ पर ये करते क्या है, कहाँ ग्रो करेंगे, ये ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। अब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने बात किया पार्क में, ठीक है, मान लीजिए पार्क है या आपका बगीचा है, वहाँ पर पेड़ का एक पौधा, आपकी एक पत्ती लीफ गिर गई, ठीक है, चलिए एक पत्ती गिर गई। अब ये जो लीफ है ये तो गिर चुकी है, प्लांट से अलग हो चुकी है, लेकिन जब ये प्लांट की हिस्सा थी तब इसने फोटोसिंथेसिस किया था, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर थे। तो अभी भी इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि इसके पास फूड तो है ही, ठीक है, इसके पास ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन अब ये डेड हो गई है क्योंकि ये प्लांट से अलग हो चुकी है, ठीक है, डेड है। तो अब ये डेड लीफ के ऊपर अब ये क्या होगा,
अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि अब ये यहाँ पर इसके ऊपर स्लाइम मोल्ड ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर स्लाइम मोल्ड ग्रो करना स्टार्ट किया, तो एक तरह से करता क्या है कि इसके फूड को कैसे ये कंज्यूम करता जाएगा, और जैसे जैसे फूड को ये कंज्यूम करता जाएगा, है ना, जैसे जैसे इसके फूड को, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये ग्रो करेगा, तो इस पत्ती भी सड़ रही है धीरे धीरे, इसके पास ऑर्गेनिक फूड है, ये डेड भी है, इसके ऊपर ये ग्रो करता जाएगा, और एक टाइम आएगा जबकि पूरा का पूरा यहाँ पर न्यूट्रिशन खत्म होने के साथ साथ ये अपनी पूरी ग्रोथ कर चुका रहेगा, यानी कि इसकी भी पॉपुलेशन बढ़ चुकी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चिपचिपा सा आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे ये लीफ डिग्रेड करता जाएगा, ये देखेंगे आपको चिपचिपा सा होता जाता है। एक्चुअली वो चिपचिपाहट जो होती है सड़े गले चीजों में, वो इसके ग्रोथ की वजह से होती है, क्योंकि ये स्लाइम टाइप का है, इसका नेचर स्लाइम टाइप का है, स्लाइम मोल्ड का। तो आई थिंक, और जैसे ही ये पूरी लीफ को खत्म कर देगा, ये पूरी ग्रोथ इसकी खत्म हो गई। अब ध्यान से देखें, अब ये स्लाइम मोल्ड के पास अब फूड खत्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके लिए अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड की कंडीशन हो जाएगी। ध्यान दें, अगर आप टेम्परेचर में कोई चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई बदलाव कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज हो, वो भी इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर आप पीएच में कुछ चेंज करें, वो भी इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। यहाँ तक कि फूड की अनअवेलेबिलिटी हो, फूड की अनअवेलेबिलिटी हो, अनअवेलेबल हो, ठीक है, ये भी इसके लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। ये भी क्या है इसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर फूड की अनअवेलेबिलिटी भी इनके लिए क्या हो जाती है, इनके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है। अब ये स्लाइम मोल्ड सोचेगा कि हमारा फूड तो खत्म होने वाला है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर इस लीफ के ऊपर ये क्या करेगा, जैसे सपोज कीजिए ये लीफ है, आपके लिए बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, और इस लीफ को इसने क्या कर दिया, पूरा डिग्रेड कर दिया। तो अब इनके ऊपर क्या करेगा, ये पूरी लीफ डिग्रेड हो गई है, अब इसके ऊपर ये क्या करेगा, ऐसे स्पोर्स बनाने शुरू कर देंगे, ऐसी बॉडी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ये क्या करेगा, इसके ऊपर बॉडी ऐसे बनाने शुरू कर देगा। और एनसीईआरटी कहती है कि अपने टिप पर ये स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ये ऐसे स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा। जब बहुत आप डिटेल में इसको माइक्रोस्कोप में ले जाकर देखेंगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। और इसमें ये क्या करेगा, इसमें इसके स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ये स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा और ये स्पोर्स इसके रिलीज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या करती है कि अब ये स्पोर्स बना देंगे और ये स्पोर्स ये डिस्पर्स कर देगा, हवा में छोड़ देगा, जिसके कारण यहाँ आसपास और भी स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स रह जाएंगे। इनको एनसीईआरटी कहती है कि ये इनके फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। सो अब आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने ये समझा कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन सा है, ये तीनों में कोई भी कंडीशन अनफेवरेबल हो सकता है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे एक एग्जांपल लेकर देखा अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो इसने क्या किया, जब फूड खत्म होने की कगार पर आया तो इसने फ्रूटिंग बॉडी बनाई। अब डेवलप्स फ्रूटिंग बॉडी, सो द प्लाज्मोडियम ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। कब बनाया है, अनफेवरेबल कंडीशन बनाया है। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, ये क्या है, इसके स्पोर्स हैं, स्पोर्स। और एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे स्लाइम मोल्ड में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइम मोल्ड में एनसीईआरटी की लाइन है कि स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बट स्लाइम मोल्ड के इस स्पोर में, जो ये स्पोर है, इस स्पोर में ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रू सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑल्दो ट्रू सेल वॉल जो आपका है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो स्लाइम मोल्ड इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल,
इन दिस स्लाइम मोल्ड सेल वॉल इज एब्सेंट, बट जो स्पोर है उसके पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चों को लगता है कि स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल था ही नहीं तो स्पोर में कहाँ से आएगा। स्पोर में ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर अब हम चले एनसीईआरटी पर। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को खाता जाएगा, अपनी क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है, फैलता जाएगा। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में उसने प्लाज्मोडियम बनाया। ठीक है, सुटेबल कंडीशन जब थी तब उसने तो प्लाज्मोडियम बना लिया। ये सुटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल थी तब उसने पूरी ग्रोथ की प्लाज्मोडियम बना लिया। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है, ये देखिए, प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। देख पा रहे हैं आप, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि फ्रूटिंग बॉडी कब बना, अनफेवरेबल। प्लाज्मोडियम कब बना, फेवरेबल कंडीशन। और इस फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स, क्या बन रहा है, बियरिंग स्पोर्स। कहाँ पर, टिप पर। डायग्राम में देखिए कहाँ पर बना है, टिप पर। ठीक है, नाउ फ्रूटिंग बॉडी द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स। देख पा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्पोर्स के पास क्या होता है, ट्रू सेल वॉल होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। इसी की वजह से होता है कि ये जो स्पोर्स हैं वो कई सालों तक रेसिस्टेंट रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब भी उनके सामने अराइवल ऑफ होगी फेवरेबल कंडीशन की, तो उनका सेल वॉल डिकम्पोज हो जाएगा और फिर से वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स को सर्वाइव करने के लिए ट्रू सेल वॉल होती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। जैसे जैसे हवा का झोंका आएगा ये इधर उधर तितर बितर फैलेंगे, और जैसे ही कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, है ना, थोड़ी नमी थोड़ी गर्मी, वहां पर फिर से इनके सेल वॉल क्या करेंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, और फिर से ये क्या करेगा, उन पत्ती को उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। फिर से प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर से खाना खाएगा, और जैसे ही फूड कंप्लीट होने पर आएगा फिर से अपनी फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फिर से स्पोर्स बनाएगा। तो ऐसे इनका जीवन चलता है। तो आई थिंक ये बात आपको स्लाइम मोल्ड वाली बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका वो आएगा प्रोटोजोअन्स पर लेकर। तो होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करके तो बताया करें कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन का बेशक यूज़ करें। कुछ मैंने देखा है कुछ हमारे ऑडियंस ऐसी हैं जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में पढ़ती हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो 3 से 4, 4 से 5 एम में पढ़ने बैठती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत मेहनती बच्चों के लिए ही, स्टूडेंट्स के लिए ही हमारी ये वीडियोस, बहुत अगर थकी रहती हूँ तब भी उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि उनका ये क्लास, उनका कोई दिन बर्बाद ना जाए। अगर वो सर्च करने आए कि आज मैम ने कौन सा वीडियो डाला है, तो ऐसा ना हो कि उनको नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो ना मिले। तो यही हमारा मकसद होता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद को ज़रूर ये शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।